हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। जैसे कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सभी जगह उसकी डिमांड रहती है। चाहे बिज़नेस किसी भी टाइप का हो, स्मॉल टाइप का या फिर वो बिज़नेस आपके हाई लेवल टाइप का हो, एक छोटी-सी शॉप हो या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, सभी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह कस्टमर का आना-जाना लगा रहता है, हर जगह पर एक बिज़नेसमैन बिज़नेस करता है। देन ये सारी चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर हमें अपने बिज़नेस के हिसाब-किताब रखने की हमेशा नीड बनी रहती है। तो बिज़नेस में हमारे पास में क्या आ रहा है, बिज़नेस में हमारे पास से क्या जा रहा है, कितने कस्टमर्स हमारे पास में आए हैं, कितने कस्टमर हमारे पास से गए हैं, इन सभी बातों का हम लोग अपने बिज़नेस में हिसाब-किताब रखना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको मेंटेन करने के लिए अगर हमारे पास में ऑप्शन है तो वो 2 टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। एक हमारा कंप्यूटर की हेल्प से होता है और एक हमारा नॉर्मली रजिस्टर की हेल्प से होता है। मान लीजिए आप अपने बिज़नेस का हिसाब-किताब कुछ रखना चाहते हैं। आप एक शॉर्ट टाइम में अपने बिज़नेस की एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। व्हेनेवर यू वांट टू चेक द स्टॉक स्टेटस इन योर गोडाउन, सो आपको 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक होता है मैनुअल, जब हम अपनी अकाउंटिंग को बेसिकली क्या करते हैं, रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। बिजनेस में होने वाले ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं। देन उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जब इसी अकाउंटिंग को हम लोग अपने कंप्यूटर की हेल्प से मेंटेन करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से बिलिंग करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से स्टॉक का पता लगाते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कस्टमर की बिलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम मेंटेन करते हैं वो हम मेंटेन करते हैं किसकी हेल्प से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। बेसिकली आप लोग अभी अकाउंटिंग के टॉपिक में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग जो होती है हमारी वो 3 टाइप्स की होती है। एक हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, सेकंड नंबर पर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग आती है। तो देन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग का सही और परफेक्ट वे में किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग की हम स्टार्टिंग करते हैं और कहाँ-कहाँ अकाउंटिंग की हमें नीड होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रेजेंट है अकाउंटिंग। जैसे कि आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया हुआ था कि अकाउंटिंग ही हमारा टॉपिक है आज की स्टडी का। ये हमारे अकाउंटिंग की लेक्चर नंबर 1 यानी क्लास फर्स्ट क्लास है। अगर आप इससे कनेक्ट रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी। आपके पास में डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर अगर घर पर है तो देन आप सेल्फ भी अकाउंटिंग को वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल की हेल्प से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक है। हम लोग आगे चलते हैं तो एक कर्टेंस हमारे सामने ओपन हुआ और कर्टेंस की हेल्प से हमने देखा व्हाट इज अकाउंटिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने प्रेजेंट है, एक थिंकिंग की इंडिकेट करने वाली एक पिक्स बनी हुई है जहां पर कुछ क्वेश्चन है, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड नीड। ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट रहते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, क्यों है, इसकी इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इसकी नीड क्या होती है, हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। आपको एक बात मैं बताता हुआ चलूँ, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अकाउंटिंग जो है वो हर जगह पर काम नहीं आती है। हर जगह मतलब मान लीजिए कि हम एक फ्रेंड सर्किल में बैठे हुए हैं, हम 4 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन डिस्कशन हमारा चल रहा है, उस कंडीशन में हमारी अकाउंटिंग यूज़ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमने आपस में कम्युनिकेशन किया है, जितनी भी हमने आपस में टॉकिंग की है, जितनी भी हमने आपस में बातचीत की है, वो उन सारी बातों का क्या हिसाब-किताब रखना होता है? कुछ भी नहीं। आप अपने रिलेशन में बैठे हुए हैं, आप फ़ोन पर कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो अकाउंटिंग की जो ज़रूरत बेसिकली होती है हमारे सामने, वो अकाउंटिंग की ज़रूरत हर उस एक्टिविटीज़ में होती है जब आपके पास से कोई कैश बैलेंस हो, आपका कोई बैंक बैलेंस हो, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है या उसका डिक्रीमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर एक बिज़नेसमैन, चाहे वो स्मॉल लेवल का हो, चाहे वो टॉप लेवल का हो, ये चाहता है कि मेरे बिज़नेस में होने वाले ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन, जैसे माल को खरीदना है, माल को बेचना है, एक्सपेंसेस को पे करना है, इनकम को रिसीव करना है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन मेरी नज़र में रहने चाहिए, मेरी नॉलेज में रहने चाहिए, मेरे सामने प्रेज़ेंट रहने चाहिए। अगर मेरा कैश बैलेंस इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे वो डिक्रीमेंट में इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे वो इंक्रीमेंट में इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए। ऐसे ही मेरा बैंक फ्लो हो रहा है, तो वो किस मेथड में फ्लो हो रहा है, वो मुझे पता चलना चाहिए।
तो हमारे सामने ये क्वेश्चंस बने रहते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड नीड। तो बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग का क्वेश्चन क्लियर हुआ और हमने जब देखा तो हमारे सामने एक डेफिनेशन निकल कर आती है जिसमें हमसे कहा गया, every business organization that has economic resources such as money, machinery and building uses accounting information। आपको एक बात फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। नॉर्मली जिस एक्टिविटीज में, जिस कम्युनिकेशन में, जिस ट्रांजैक्शन में, जिस डील में, इन सारी बातों को आप अच्छे से समझिए। कहीं भी अगर आपके पास में आपका पैसा, आपकी मशीनरी, आपकी बिल्डिंग, आपकी लैंड, आपके बिजनेस का स्टॉक, अगर ये इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वहां पर अकाउंटिंग करने की नीड भी नहीं है। हर उस एक्टिविटीज की अकाउंटिंग होती है जिस एक्टिविटीज में आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर अकाउंटिंग की नीड होती है। आप कुछ खरीद कर ला रहे हो, प्रॉफिट लेकर बेच रहे हो, वहां पर अकाउंटिंग करने की नीड होती है। आपके पास में 5,000 रुपए हैं, 6,000 रुपए हो गए, मीन्स 5,000 है, 6,000 हो गए, तो वहां पर अकाउंटिंग की नीड होती है। जहां पर आपके पास में 5,000 रुपीज है, 4,000 रुपीज रह गए, वहां अकाउंटिंग की नीड होती है। फ्रेंड सर्किल में बैठकर दोस्तों से बातें करने में अकाउंटिंग की नीड नहीं होती है। एक मार्केट में जाने के बाद में कुछ लोगों से बातचीत करने में, कॉमेडी करने में अकाउंटिंग की नीड नहीं होती है। किसी टीचर का लेक्चर सुनने के लिए अकाउंटिंग की नीड नहीं होती है। किसी भी मस्जिद मदरसे में बैठकर वहां पर एक आलिम की, एक मौलाना की तकरीर सुनने के लिए अकाउंटिंग की नीड नहीं होती है। क्योंकि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप जो कम्युनिकेशन सुन रहे हो या कम्युनिकेशन आप किसी से बोल रहे हो, देन उस कंडीशन में अकाउंटिंग जो वर्ड्स होते हैं आपके, आप जो बोल रहे हो, जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं, तो वहां पर हर वर्ड्स की वैल्यू, कीमत तो नहीं है। ओके, तो इस तरह से एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इकोनॉमिक रिसोर्स सच एज मनी, मशीनरी एंड बिल्डिंग यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बस सिंपली इसको याद रखिए, जिस जगह भी आपका पैसा इन्वॉल्व रहता है, आपकी मशीनरी इन्वॉल्व रहती है, आपकी बिल्डिंग इन्वॉल्व रहती है, आपका स्टॉक इन्वॉल्व रहता है, उस हर एक्टिविटीज में अकाउंटिंग करने की हमें हमेशा नीड बनी होती है। फॉर दिस रीजन अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? भाषा का नाम है जो हमारे बिजनेस के अंदर यूज की जाती है। अकाउंटिंग ऑल्सो सर्व्स एज द लैंग्वेज providing financial information about not profit organization such as government, churches, charities, fraternities and hospitals. However, these entities are not business because they do not operate in a for profit manner. In this course we will focus on accounting for business firms. मैंने अभी आपको एक टॉपिक बताया था, अभी आपको याद होगा कि जहां भी एक ऐसे बिजनेस जहां पर आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है और एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपका बैंक बैलेंस इन्वॉल्व नहीं रहता है, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देन उस कंडीशन में हमें सिस्टम बनाने की, अकाउंटिंग करने की नीड नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग की जो हमेशा नीड होती है वो हमारे फॉर प्रॉफिट बिजनेस के लिए होती है। जिस बिजनेस में हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया हुआ है वहां पर हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। मान लीजिए मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि सामान को खरीदना है और सामान को खरीदने के बाद में उस पर प्रॉफिट लेकर उसको मार्केट में फिर से रीसेल करना है, वहां पर अकाउंटिंग की नीड होती है। अब ये जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, कुछ गुरुद्वारा है, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी, जो रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, यहाँ पर चीज़ें, फॉर एग्जांपल खाना है लोगों को दिया जाता है, तो वहाँ पर किस पर्सन ने कितना खाना खाया उससे बिल तो नहीं लिया जाता। बिल अगर उससे लिया जाता तो वहाँ पर अकाउंटिंग की नीड होती, तो वहाँ पर बिल तो नहीं लिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें किसी भी टाइप की अकाउंटिंग करने की नीड नहीं होती है। क्योंकि रिलीजन के नाम पर कोई भी पर्सन अपने दिल से, अपने मन से पैसे को डोनेट करता है, और जब वो डोनेट कर रहा है तो उसका हिसाब किताब क्या रखेगा वो, कि मेरे डोनेट किए हुए पैसे से किस पर्सन ने कितना खाना खाया है, किसने नहीं खाया है, ये सारी चीज़ें। तो हमारे सामने जो डेफिनेशन निकल कर आई, जो आपके सामने प्रेजेंट है स्क्रीन पर, आप इसको देखकर आराम से पता लगा सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि बिजनेस भी हमारे टू टाइप्स के हो गए, एक नॉन प्रॉफिट और एक
फॉर प्रॉफिट। तो फॉर प्रॉफिट बिजनेस जहां होगा वहां पर हमें अकाउंटिंग की नीड ऑलवेज बनी होती है। और अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा स्कोप है। अकाउंटिंग को समझने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। Accounting is the process of recording financial transaction pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. The financial statement used in accounting are a concise summary of financial transactions over an accounting period, summarizing and company's operation, financial position, and cash flow. दूसरी बात भी आ गई, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम चीजों को देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ जो हमसे कहता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये बात आती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। बिजनेस में होने वाले ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, जिसके अंदर माल को बेचना, माल को खरीदना, प्रॉफिट अर्न करना, एक्सपेंसेस को पे करना, इनकम को रिसीव करना, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। जिन चीजों में कैश इन्वॉल्व होता है, जिन चीजों में बैंक बैलेंस इन्वॉल्व होता है, जिन चीजों में आपकी बिल्डिंग इन्वॉल्व होती है, जिन चीजों में आपका स्टॉक इन्वॉल्व होता है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। तो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड, अब जब रिकॉर्डिंग हो गई, ट्रांजैक्शन को लिख लिया, चाहे वो आपने अपने नोटबुक में लिखा, चाहे वो आपने अपने कंप्यूटर में लिखा, जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नोट कर लिया तो उसके बाद में क्या है। द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग। अकाउंटिंग आपके बिग डेटा को समराइज करती है, आपके बिग डेटा में से उस क्वेश्चंस को, उस आंसर को, उस डेटा को फाइंड आउट करती है, फिल्टर करती है, जिसे आप एक एग्जैक्ट टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक डेट पर, स्पेसिफिक मंथ पर, स्पेसिफिक ईयर में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग हमारे डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज करती है, एनालाइजिंग और हमें प्लानिंग करने की फैसिलिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमने इस बार 5,000 रुपये का कहीं से माल खरीदा, किसी ने हमें बताया कि यहाँ से आप माल खरीदते हो, ये बहुत महंगा कॉस्टली सामान मिलता है 5,000 रुपये का, यही सामान आप किसी दूसरी स्टेट से या दूसरी कंट्री से आप परचेज कीजिए। हमने वहाँ से खरीदा तो हम वहाँ पे हमें 4,000 का मिला, तो हमने कैसे उसको जस्टिफाई किया, कैसे उसको कॉम्प्रोमाइज कंपैरिजन किया कि हमारे यहाँ पर जो सामान मिला वो 5,000 का था। जब हमने पहले खरीदे हुए सामान का कहीं पर रिकॉर्ड रखा होगा तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अब खरीदा हुआ सामान पहले खरीदे हुए सामान के कंपैरिजन में कॉस्टली है या फिर चीप है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, include summarizing, analyzing and reporting the business transaction to oversight agencies, regulators and tax collection entities। एक बिजनेसमैन के लिए ये भी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटीज होती है कि जब वो बिजनेस चला रहा होता है उस कंडीशन में उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलाकर हम नॉर्मली अपने क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को, ऐसा नहीं कि हम टैक्स गवर्नमेंट को पे ना करें, और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें हम, वही अमाउंट हमारे ऊपर डेवलपमेंट के नाम से हमको रिटर्न की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, तो इन चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है वो हमारे टैक्स अमाउंट से ही तो करती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हमारी पुलिस फोर्स होती है, हमारी आर्मी होती है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो हम लोग जो अर्न करते हैं उसका जो एक परसेंटेज के हिसाब से जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं, तो वो टैक्स के कलेक्शन में भी अकाउंटिंग जो होती है हमारी काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम टैक्स के स्लैब में हैं या फिर हम टैक्स के स्लैब में नहीं हैं। हमारे ऊपर अगर टैक्स के स्लैब में है, हमारे ऊपर अगर टैक्स बन रहा है, तो हम कितना टैक्स पे करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम अकाउंटिंग का होता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब बात आती है स्टेटमेंट। देखिए अकाउंटिंग में 2 टाइप्स की चीज़ें होती हैं, एक हम होती हैं हमारी बुक्स और एक होती है हमारी स्टेटमेंट। बुक्स के अंदर
फाइनेंशियल बुक्स में चीज़ों को राइट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बुक्स का नाम मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग में यूज होने वाली जो बुक होती है उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल को लोग डे बुक भी कहते हैं, जर्नल को लोग डायरी भी कहते हैं, जर्नल को लोग नोटबुक भी कहते हैं, जर्नल को लोग आपका रफ नोटबुक भी कहते हैं। तो इस तरह से जर्नल जो होती है वो हमारी फर्स्ट बुक होती है अकाउंटिंग की, जिसके अंदर बिजनेस में होने वाले ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है। वो ट्रांजैक्शन चाहे हमारे कैश से रिलेटेड हो या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, ऑल ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है। देन जिसके अंदर आप चीज़ों को नोट कर रहे हो वो हमारी बुक्स की कैटेगरी में आती हैं, और जो रिपोर्ट्स, जो चीज़ें, जो पेपर हमारे बिजनेस के स्टेटस को हमें बताते हैं कि देखिए आपके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, देखिए आपके पास में इतनी लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज मतलब लोन है, मतलब कर्ज है आपके ऊपर। तो लायबिलिटीज का मतलब याद रखिएगा, लायबिलिटीज होती है मतलब एक तरह से हमारे ऊपर जो कर्ज है। तो वो चीज़ें जो हमें बताती हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज कितनी हैं, आपके पास में कैश बैलेंस कितना है, हमारे पास में बैंक बैलेंस कितना है, बिल्डिंग कितने रुपए की है, हमारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा हमें शो कराता है। हमारा क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज के बारे में हमें सब कुछ शो कराता है, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट में चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती बल्कि शो की जाती हैं, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलग होते हैं। फाइनेंशियल बुक्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कुछ बिजनेस में आपने किया, जो भी काम किया, जैसे मैंने आपको बताया सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंसेस, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपने जो बुक यूज की वो फाइनेंशियल बुक, उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए जो आपने एक रिपोर्ट तैयार की, आपने जो एक रिपोर्ट को रेडी किया, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूज्ड इन अकाउंटिंग आर अ कंसाइज समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड समराइजिंग कंपनीज ऑपरेशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है जो पैसा आपके पास आ रहा है तो वो उसके सोर्स क्या है। अगर आप कोई भी पैसा आपके पास से जा रहा है तो उसके सोर्स क्या है, तो इस तरह से वो आपको शो कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में कुछ स्टेटमेंट भी तैयार किए जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बैंक फ्लो स्टेटमेंट होता है, लाइक दिस। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्क्रीन पर हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो स्क्रीन पर हमारे सामने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है तो वहां से आप नंबर ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग, क्वेश्चन तो अभी भी अराइज है। क्या कहता है वो हमसे, द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा for a broad range of individual whose objectives in studying the data vary widely. Bank official, for example, may study a company financial statement to evaluate the company's ability to repay a loan. Prospective investors may compare accounting data from several companies to decide which company represents the best investment. Accounting also supplies management with significant फाइनेंशियल डेटा यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। वही सारी बातें हैं जो हमने अभी स्टडी की है कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको बिजनेस में आप क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है, कंपैरिजन करने में आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट डज अकाउंटिंग अलाउ यू टू डू। अकाउंटिंग आपको किन चीज़ों के लिए अलाउ करती है कि जिसकी हेल्प से आप लोग उसको मैनेज करते हैं। देखते हैं आगे। Accounting is essential if you want to be able to grow your business in way that can be measured and predicted, having a system of tracking your business assets liabilities। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, एक बार और सुन लेते हैं। Assets और liabilities हमारे बिजनेस के 2 पार्ट्स हैं। एसेट्स हमारी क्या होती हैं, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एसेट्स कहते हैं। जैसे आपके बिजनेस की बिल्डिंग है, आपके बिजनेस की लैंड है, आपके बिजनेस में यूज होने वाला फर्नीचर है, आपके बिजनेस में यूज होने वाली लाइट की फिटिंग है, आपके बिजनेस में रखा हुआ स्टॉक है, जो आप सामान बेच रहे हो, राइट। आपकी कैश है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके बिजनेस में यूज होने वाले कंप्यूटर हैं, आपके बिजनेस में यूज होने वाली कोई वैन है। ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम एसेट्स कहते हैं। और लायबिलिटीज जो होती हैं, लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो लोन है, मान लीजिए आपने डिफरेंट टाइप से लोन ले रखे होंगे या फिर किसी से उधार माल को खरीदा हो सकता है। इफ यू टेक द गुड्स ऑन बोरो फ्रॉम एनी अदर पर्सन और द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन,
आप इन लोगों से जब माल को उधार लेते हैं तो आपको पैसा तो देना है, वो जो पैसा आप देंगे तो वो तो आपके ऊपर कर्ज है ना। तो इसलिए जो भी हमारे ऊपर कर्ज है, चाहे वो बैंक से लोन लिया हुआ हो सकता है, किसी सप्लायर से माल उधार खरीदा हो सकता है, हमने अपनी फैमिली से लोन लिया हो सकता है, हमने अपने फ्रेंड से लोन लिया हो सकता है, हमने अपने कपल्स अपने पार्टनर से लोन लिया हो सकता है। तो इस तरह से जो भी आप लोन ले रहे हो जिसको आपको फ्यूचर में पे करना है, उसे हम लायबिलिटीज में रखते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, आगे चलते हैं। Decision based on the past performance and present financial health of your company. With a clear organized accounting system, you can not only analyze your company's financial data but also help it grow and profit. देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि अकाउंटिंग करने का मतलब सिर्फ हिसाब किताब लगाना नहीं होता है। अकाउंटिंग करने से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हमारे बिजनेस का स्टेटस पता चलता है, हमारे बिजनेस के क्या हेल्थ है उसको पता चलता है, हम अपने बिजनेस को एक अच्छे ट्रैक पर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को आगे और अच्छे से मेंटेन करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के करने से ही हमें मिलती हैं। ओके, आगे कहते हैं साउंड्स accounting also helps you satisfy your customers. Knowing where your company stand financially in terms of income and expenses will help you better understand what you need to do in the future to maintain the level of customer satisfaction and grow your business. बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है वो कस्टमर का फीडबैक होता है। कस्टमर मार्केट में आपके बारे में क्या सोचता है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है कि आप ये सोचें कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या इमेज है, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या थिंकिंग है, लोग अगर मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके क्या क्या रीज़न हैं। अगर कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो रहा है, सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस, ये सारी चीज़ों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो कस्टमर का फीडबैक ही हमारे बिजनेस को ग्रो कराता है, हमारे बिजनेस को डाउन कराता है। मान लीजिए हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, हमने एक बहुत बड़ा लेवल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में उसको गोडाउन में सजा कर रख दिया, उसको डेकोरेशन में रख दिया और वो सेल नहीं हो पा रहा है, तो हमें ये भी जानना होगा कि किस तरह से हम उसको सेल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क के नाम से, है ना, तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स पे अपने प्रोडक्ट का रैपर को चेंज करते रहते हैं, कभी अपने प्रोडक्ट के साइज़ को चेंज करते रहते हैं, कभी अपने प्रोडक्ट के जो उसका प्राइस होता है उसको चेंज करते रहते हैं, ताकि लोग जो है लोगों के माइंड में चीज़ें चलती रहें, लोगों के माइंड में चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहें। तो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के बाद में उसके बारे में फीडबैक लेना, ये हर एक बिजनेसमैन का सबसे पहला टास्क होता है। दिस इज द प्राइमरी टास्क। आप कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है देन वो आपके प्रोडक्ट को चूज करेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट को चूज नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकाउंटिंग सेकंड स्टेप होता है, उससे पहले का स्टेप होता है मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको नोटबुक में लिखना, उनको जर्नल में नोट करना, उनकी हेल्प से लेजर क्रिएट करना। अभी जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, लेजर क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो जर्नल के तक बात रखते हैं हम लोग। जर्नल में सारी चीज़ों को नोट करना, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। उसके बाद में आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम स्टडी किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस के वो स्टेटमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से बिजनेस की पोजीशन को हम लोग ट्रेस करते हैं, बिजनेस की पोजीशन को हम लोग चेक करते हैं। जैसे आपने देखा बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं, बिजनेस के आपके एसेट्स होती हैं, तो हाउ हमारे पास में कितनी एसेट्स हैं, हमारे पास में कितनी लायबिलिटीज हैं, इन सारी चीज़ों को एक पेपर पर लिखकर शो कराना, तो वो हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट कहलाते हैं और उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। एक बिजनेस को हमेशा ग्रोथ करते रहने के लिए अपने पास्ट से, अपने जो उसका टाइम निकल गया उससे कंपैरिजन करना कंपलसरी होता है। मैंने लास्ट ईयर में
मान लीजिए लास्ट ईयर में मैंने 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया और इस बार मैंने 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, तो मेरे क्या रीज़न ऐसे रहे कि 10,000 रुपीज़ का मेरा डिक्रीमेंट हो गया, तो मुझे ये देखना पड़ेगा। अब ये कैसे हम देख सकते हैं? जब हमने अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन किया होगा, अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को अच्छे से रखा होगा, सेव करके रखा होगा, एंड तभी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो कंपैरिजन करना एक बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे अच्छे से फॉरवर्ड कर सके। देन उसके बाद में आते हैं डिसीजन मेकिंग। कंपैरिजन जब होगा तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अच्छे से बिजनेस के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए हमारे पास में फैक्ट एंड फिगर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमारे सामने कोई चीज़ है नहीं, मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे कहूँ मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे बताइए कि मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरा इंक्रीमेंट है या मेरा डिक्रीमेंट है? आप कहेंगे पहले ये बताइए कि आपका पास्ट क्या था, आपने इससे पहले कितना प्रॉफिट अर्न किया था। जैसे ही आपको वो पता चलेगा कि आपने लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट अर्न किया था, तो ही तो आप बता सकते हैं ना। और उसको अब इम्प्रूव करने के लिए, अगर इम्प्रूव करने की नीड है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग एविडेंस इन लीगल मैटर्स। मतलब ऐसा होता है कि आप एक बिजनेस चला रहे हो, स्क्रीन पर जो पॉइंट आया है नंबर 5 का, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आपने किसी कस्टमर को कोई सामान दिया और उस कस्टमर ने आपसे आप अनसेटिस्फाई होकर और कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में आप पर केस कर दिया, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे ये प्रोडक्ट जो है मेरी ही कंपनी का है? कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने उसको बिल दिया होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई टैक्स स्लैब है, आप टैक्स स्लैब के अंडर में आते हैं, आपने टैक्स पे नहीं किया है, आपको टैक्स पे करना है, या आपने टैक्स पे कर दिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू आया कि आपके लिए नोटिस इशू हुआ कि आपने सही टैक्स पे नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो आपने बिजनेस के रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन किया है तो ही आप लीगल मैटर्स में अपने चीज़ों को एज अ एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक गिल्टी माना जाएगा, आपको एक दोषी माना जाएगा और आपके बिजनेस, हो सकता है कि आपके बिजनेस का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आगे हम चलते हैं, नंबर 6 में आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज। देखिए हमारे बिजनेस से बहुत सारे लोग रिलेशन रखते हैं। मतलब कौन लोग रिलेशन रखते हैं? जो हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये ग्रोथ कर रहा है या इसने जो अमाउंट को इन्वेस्ट किया है उसका क्या रिटर्न है। ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ साथ में बहुत सारे लोग जो एक्सटर्नल होते हैं वो भी जानना चाहते हैं। जैसे हमारी फैमिली हमेशा देखना चाहती है कि हमने, हमारे फैमिली का मेंबर जो काम कर रहा है वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो रिलेटेड पार्टीज हैं। इसके अलावा बैंक, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो लोन पास करने का काम करती है, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब भी कोई प्रोजेक्ट पर काम करता है तो हो सकता है उसके पास इतना बड़ा अमाउंट ना हो कि वो सारा अमाउंट लगाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, तो उस कंडीशन में वो बैंक के पास जाता है और वहां से लोन पास कराता है। तो ये एक्सटर्नल पार्टीज हैं, तो बैंक भी तो ये देखेगा कि आप रियल में कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो। देन उस कंडीशन में भी बैंक आपसे क्या करेगा? आपके बिजनेस की पोजीशन को चेक करेगा, आपके बिजनेस के रिकॉर्ड को आपसे डिमांड करेगा, देन तब जाकर आपसे कहेगा कि हम लोन आपको पास कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, वो लोग जो बिजनेस के अलावा भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे आपके बिजनेस के सप्लायर, आपके बिजनेस को लोन देने वाले पर्सन, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है फिर हमारा बिजनेस डाउन में जा रहा है। आगे बात करते हैं, नंबर 7 आता है हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स। देखिए टैक्सेशन के बारे में अभी हमने बात की थी और फिर से एक बार बात कर लेते हैं। टैक्सेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो भी प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया है, जब उसकी सेल करना शुरू हुआ तो आप लोगों ने उसको अच्छे से मेंटेन किया या नहीं किया, आपने उस पर लगने वाले टैक्स को गवर्नमेंट को पे किया या नहीं किया। अगर ऐसा नहीं किया है तो आप एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप गवर्नमेंट की नज़र में आ सकते हैं और आपके बिजनेस का लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है। तो अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा यूज ये भी है कि वो आपको टैक्स डिसाइड करने में, कितना टैक्स पे करना है, किस परसेंटेज से पे करना है, किस टैक्स के स्लैब में आप लोग आ रहे हैं, उसको पे करने में ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो कौन? अकाउंटिंग की हेल्प से हम ये सारे काम करते हैं।
ओके, आगे बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ऊपर है इनवॉइसिंग एंड बिलिंग। जैसे कि हमने अभी सारी बातें की हैं। फास्टर अकाउंटिंग, सेव्स मनी, हाईली रिलायबल, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, हाईली सिक्योर एंड इजी टैक्स मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेज को एक्सप्लेन करती हैं, जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग को पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं। तो ये जब तक इसके अंदर ये फीचर्स नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर ये एडवांटेज नहीं होंगी, तो हम बताइए कैसे पढ़ सकते हैं, क्यों हम इसको सीखेंगे। अगर ये हमारे यूज़ की नहीं है तो हम इसको क्यों काम करेंगे इस पर, नहीं ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इतने सारे यूजेस होते हैं, इतने सारे एडवांटेज होते हैं जो हमें प्रेशराइज करते हैं कि हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को मैनेज करें, उसको सीखें और देन समझें। आगे बात करते हैं हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में। जैसा अभी आपने पढ़ा, 2 टाइप्स की कैटेगरी बनाई गई। एडवांटेज में मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट्स ऑडिटिंग, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटीज, जिस पर हमने अभी बात की है। अच्छा, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है। देखिए डिसएडवांटेज कोई बहुत बड़े डिसएडवांटेज नहीं है जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग में कभी कभी डिसएडवांटेज के फॉर्मेट में आपके सामने आ सकते हैं। जैसे टाइम कंज्यूमिंग। देखिए आप अगर अब बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसके रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो टाइम तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग एक टॉपिक हो सकता है कि भाई मुझे अकाउंटिंग करने में टाइम लग रहा है, मुझे अकाउंटिंग की स्टेटमेंट बनाने में टाइम लग रहा है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। वही है आपका टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस। अगर एक छोटा बिजनेस है, मान लीजिए आप 10,000 20,000 या 50,000 रुपीज़ लगाकर आपने कोई शॉप बनाई है और उसमें आप काम कर रहे हो, तो इसका रिकॉर्ड आप नॉर्मली आप रख सकते हो। तो इतना बड़ा पूरा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, उसके अकाउंटिंग के जनरल बनाएं। एक नॉर्मल रजिस्टर पे भी आप काम कर सकते हो। तो वहाँ पर एक सेपरेट अकाउंटेंट को रखना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए अकाउंटिंग को समझने के लिए भी और अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए भी, अकाउंटिंग को जानकार, उसका इंफॉर्मेशन रखने वाला, ये जरूरी होता है। हर एक बंदा नॉर्मली अकाउंटिंग कर लेता है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए एक अनपढ़ पर्सन है, वो भी कि भाई 2 + 2 = 4 हो गए, ऐसे वो भी बता सकता है, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर, एक गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को डेवलप करता हुआ, पूरा स्ट्रक्चर बनाकर और वहाँ पर टैक्स स्लैब का अमाउंट लिखता हुआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसको करने के लिए, इसको ऑपरेट कराने के लिए हमें एक अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस कुल 20,000 रुपीज़ का है, आपका बिजनेस 50,000 रुपीज़ का है, तो आप मान लीजिए 10,000 20,000 रुपीज़ वाली सैलरी वाले अकाउंटेंट को कैसे हायर कर सकते हो। तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बेस्ड ऑन पर्सनल एस्टिमेट्स, ये क्या होता है कि अकाउंटिंग जो है वो एक प्लानिंग के हिसाब से चलती है। यहाँ पर जो डिसएडवांटेज में बात आई है बेस्ड ऑन पर्सनल एस्टिमेट्स, तो ये डिफरेंट करता है कि आपका जो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको इससे पहले पॉइंट में, कि बिजनेस का जो आपका लेवल है वो क्या है, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। चांस ऑफ मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं अगर वो किसी वजह से कहीं लीक हो जाते हैं, मान लीजिए उसका कोई दूसरा मतलब निकाल लेता है, कोई उसका मिसयूज़ करता है, तो एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। रिस्क फॉर ह्यूमन एरर्स। अब ह्यूमन ही तो करेगा, रोबोट तो करेगा नहीं अकाउंटिंग। तो ह्यूमन जब करता है तो सीधी बात है कोई एरर हो सकती है। जहाँ 1,000 रुपीज़ लिखना था वहाँ 10,000 रुपीज़ लिख दिए गए, जहाँ पर 10,000 लिखना था वहाँ पर 1,000 लिख दिए गए। एक ज़ीरो के लग जाने से और एक ज़ीरो के हट जाने से एक बड़ा काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। इस वीडियोस की हेल्प से हम लोग आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के कंप्लीट प्रोजेक्ट पर हम लोग बात करेंगे और इसके प्रैक्टिकल पर भी हम बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकल मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो इस चैनल से जुड़कर आप कंटिन्यू अपनी अकाउंटिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। आप घर बैठे भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग सभी उसको ज्वाइन करें और देखें, और कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। ओके, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय।